हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि जो अपने 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है ना। अब ये प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन, आप लोगों को पता है 5 मेंबर रिंग होती है और 5 मेंबर रिंग होने के साथ ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रही थी। और ये चीज हम लोगों को पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें रिंग पर पहला अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल करता है। ये सारी चीजें तो हम लोगों को पहले से भी पता है। ठीक है ना। यहां पर केवल 5 मेंबर की बात करेंगे, मतलब प्रोल, फ्यूरेन और थायोफिन की बात करेंगे। ठीक है ना। पिरिडीन का डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम 6 मेंबर की बात करेंगे। अभी हमारा डिस्कशन किस पे हो रहा है? 5 मेंबर पर हो रहा है। तो 5 मेंबर में तो अपने 3 ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड चल रहे हैं, एक तो प्रोल है, एक फ्यूरेन है और एक कौन है? थायोफिन है। ठीक है ना। पिरिडीन का डिस्कशन हम तब करेंगे जब हेडिंग डालेंगे 6 मेंबर की। ठीक है ना। अभी हमारा डिस्कशन किस पे होगा? 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पर। ठीक है ना। 5 मेंबर में आपको एक बार फिर से बता देता हूं, 3 आ जाते हैं अपने, प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन और पिरिडीन। ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया का डिस्कशन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए यह समझा देता हूं कि प्रोल, फ्यूरेन और थायोफिन, ये 5 मेंबर रिंग जो इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, वो अपनी कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बना देता हूं और फिर उस स्ट्रक्चर में हम लोग समझते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो कौन सी पोजीशन पर अटैक करता है। सबसे पहले तो पोजीशन को समझेंगे, पोजीशन ही पता नहीं और अटैक कर रहे हो आप लोग। ठीक है ना। इसलिए पहले आप लोगों के लिए पोजीशन समझा देता हूं। पोजीशन जैसे ही समझ में आ जाएगी आप लोगों के, ठीक है ना, फिर प्रत्येक पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा कर देखेंगे और उसके बाद उनका एनालिसिस करेंगे कि किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना चाहिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस से चलना है। और एक चीज और बता देता हूं, देखो जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे सुन लो मेरी बात ध्यान से, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता बहुत शानदार तरीका से क्लियर करवा दी। 12 लेक्चर है, 12 लेक्चर में आप किसी भी लेक्चर का एनालिसिस कर लेना। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये मानो बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक तरीका से पढ़ाई, आप ये मान लो। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं नहीं मानता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितना भी मेरे अंदर एनर्जी थी वो पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगा दी। आप सुनो मेरी बात। अब हम डिस्कशन किस पर कर रहे हैं? हेटेरोसाइक्लिक की केमिस्ट्री पे। ध्यान में रखना, ये तो आपको पहले लेक्चर से ही पता लग गया होगा। हेटेरोसाइक्लिक की जो केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री इसकी समझने लायक है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट, इस पर इसका अटैक हो रहा है, क्यों हो रहा है इस पर अटैक, अगर अटैक नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा अटैक, वो सारी चीजें हमें एक एक चीज को बारीकी से समझना है। इसलिए जिस तरीका से बारीकी से मैं आप लोगों को समझाता चलूं ना, उसी बारीकी से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना। ठीक है ना। ये अपनी यूनिट है ना, जो अपनी हेटेरोसाइक्लिक की, ये तीनों ईयर में सबसे बड़ी यूनिट है। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल, उन तीनों ईयर के अंदर सबसे बड़ी यूनिट अपनी कौन सी है? हेटेरोसाइक्लिक की। लेकिन आप टेंशन मत करो, जैसे मेरी यूनिट कंप्लीट होगी ना, आप ये बोलोगे सर ये यूनिट बड़ी जरूर है, लेकिन ये यूनिट हमको सबसे छोटी लग रही है। वो इसलिए क्योंकि पूरी यूनिट कॉन्सेप्ट बेस में, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप तो लास्ट में ये बोलोगे सर वास्तव में मतलब हेटेरोसाइक्लिक बहुत शानदार तरीका से पढ़ाई है आपने, जिस तरीका से स्पेक्ट्रोस्कोपी और आगे जितने भी टॉपिक आएंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हुआ, एमिनो एसिड का हुआ या पॉलीमर का हुआ, टेंशन मतलब बिल्कुल सेम लेवल रखेंगे। जिस तरीका से स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई है उसी तरीका से हेटेरोसाइक्लिक करवाएंगे, उसी तरीका से कार्बोहाइड्रेट, फिर एमिनो एसिड, फिर पॉलीमर को। ठीक है ना। ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी अपनी। ठीक है ना। आप तो जिस तरीका से मैं बोलता चलूं ना, उसी तरीका से पढ़ते रहो। और आप सुन लो, टाइम बहुत कम बच रहा है हम लोग पास में, इसलिए जितना भी हो सका आप लोग पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीका से चालू कर दो। ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ाई चालू की वो सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है ना। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जिन स्टूडेंटों ने पढ़ाई चालू नहीं की है वो पढ़ाई को चालू कर देना, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी को अकॉर्डिंग शायद एग्जाम 2-2.5 महीने के अंदर हो सकती है। ठीक है ना। 2.5 महीने मान लो, मतलब यहाँ से 2.5 महीने मान लो आप लोग। ठीक है ना। उसको अपना एक लेवल मान के चलो, हाँ यार 2.5 महीने के आसपास में अपनी एग्जाम हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसी को टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को, प्रिपरेशन को थोड़ा फास्ट कर दो। ठीक है ना। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, मैं आप लोगों के साथ हूं, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत करो। ठीक है ना। बस अंतर इतना रखना कि जिस तरीका से मैं बोलूं ना, उसी तरीका से, जैसा मैंने बोल दी कि भाई अब बिल्कुल आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाओ, तो बिल्कुल सीरियस ही हो जाओ। अब तो 2-2.5 महीने सिर्फ पढ़ाई 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 होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है ना। क्योंकि अगर अब पढ़ाई कर ली ना, तो ये आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है पढ़ाई। जैसे कि अभी आप लोग मस्ती में निकाल रहे हो टाइम को, फिर वो चीज खराब है। ठीक है ना। अब तो जितना भी हो सके चीजों को कवर करना सीखो। ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में हमें
स्कोर करना है और ऐसा स्कोर करना है कि केमिस्ट्री में एक ऐसा रिजल्ट बना दें कि हमेशा आप याद रखो कि हाँ किसी से केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहता हूं इतना बेस्ट रिजल्ट आए अपना कि कोई और देखे वो कि यार वास्तव में केमिस्ट्री किससे पढ़े थे आप लोग, ठीक है ना। इसलिए आप पूरा, मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है, मेरी तरफ से अगर आप सपोर्ट ले रहे हो, मेरा पूरा सपोर्ट है। आप कभी भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो या किसी भी तरीके से अगर आपको कोई ऐप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्लासों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूं। बस आपकी तरफ से तो जितनी भी हो सका पढ़ाई चालू करो, ठीक है। चलो करते हैं अपने स्टार्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम ये चीज समझा देता हूं आपको कि ठीक है भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रोल प्यूरेन थायोफीन है, वो इलेक्ट्रॉन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी पोजीशन पर कर रहे हैं, और अगर जिस पोजीशन पर भी वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अगली पोजीशन पर क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो एक काम करता हूं कि स्ट्रक्चर बना देता हूं और स्ट्रक्चर के अंदर पहले पोजीशन बताता हूं, पोजीशन के बाद अटैकों को समझेंगे, फिर उनका हम क्या करेंगे एनालिसिस कि किस पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना चाहिए। चलो देख लो आप लोग, ठीक है ना। मैं यहां पर आप लोगों के लिए पोजीशन लिख देता हूं। देखो ये आप लोगों का प्रोल भी हो सकता है, फ्यूरेन भी हो सकता है और थायोफीन भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने जेड लिख दिया, जेड का मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है इनमें आप लोगों का, ठीक है ना। ये जो जेड है ना, जेड, जेड में आपका ये NH मतलब प्रोल भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आप लोगों का प्रोल भी हो सकता है, ये आपका फ्यूरेन भी हो सकता है क्योंकि फ्यूरेन में कौन होता है ऑक्सीजन, और ये आपका कौन थायोफीन भी हो सकता है क्योंकि थायोफीन में कौन होता है सल्फर होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये जेड बराबर आपका प्रोल भी हो सकता है, आपका फ्यूरेन भी हो सकता है और आप लोगों का थायोफीन भी हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग जानते हो कि जो नंबरिंग करनी है वो हमेशा हम लोगों को कहां से करनी है, हेट्रो एटम से, ठीक है ना। नंबरिंग हमेशा कहां से करनी है, हेट्रो एटम से। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। आप इधर से भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, जैसे आपको पसंद है वैसे कर देना, ठीक है ना। और ये आपकी जेड, जेड का मतलब आप लोगों का प्रोल हो सकता है, आप लोगों का फ्यूरन हो सकता है, आपका थायोफीन हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई सी की भी स्ट्रक्चर हो सकती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जानते हो कि हेट्रो एटम को हम कौन सी पोजीशन देते हैं, 0 पोजीशन देते हैं। उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, और उसके बाद कौन सा होता है अपना बीटा कार्बन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो कॉमन सी बात, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये अगर बीटा है तो ये भी आप लोगों की कौन सी पोजीशन होगी, बीटा पोजीशन। मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि जो आप लोगों की 2 और 5 है, 2 और 5 है, वो कौन सी स्थिति आप लोगों की, अल्फा पोजीशन। कौन सी पोजीशन है आप लोगों की, अल्फा पोजीशन, ठीक है ना। और जो आपकी 3 और 4 है, ठीक है ना, जो आप लोगों की 3 और 4 है वो आप लोगों की कौन सी है, बीटा पोजीशन, ठीक है ना। वो कौन सी आप लोगों की, बीटा पोजीशन। ध्यान से समझते चला, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकलने वाला है यहां से, ठीक है ना। अब देखते चलो आप लोग, देखो भैया इधर देखो, ध्यान से समझना। ये मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बना दी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, ठीक है। ये आपका जेड लिख दिया, जेड में मतलब ये आपका प्रोल भी हो सकता है, फ्यूरेन भी हो सकता है, थायोफीन हो सकता है, मतलब तीनों में से भी कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पहले लिखी 5 मेंबर की बात हो रही, तो प्रोल फ्यूरेन थायोफीन में से ये आप लोगों का कोई भी हो सकता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जानते हो नंबरिंग हमेशा हम कहां से देते हैं, हेट्रो एटम से देते हैं। हेट्रो एटम से 1 2 3, ये जेड कौन है आप लोगों का, हेट्रो एटम है। प्रोल भी हो सकता है, फ्यूरेन भी हो सकता है, थायोफीन भी हो सकता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5। अगर आपको ये सोच रहा है सर इधर से कर, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। 1 1 2 3 4 5, ठीक है। वो आप लोगों की 5 पोजीशन बनेगी क्योंकि 5 मेंबर रहेंगे, ठीक है। अब देखो आप लोग कभी भी अल्फा बीटा पोजीशन में कभी कंफ्यूज मत हो करो कि जो आपका जैसे कि कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में किसी क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ध्यान में रखना अगर उनको अल्फा बीटा पोजीशन दे रहे हो तो जो अपना क्रियात्मक समूह होता है, जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हमेशा 0 पोजीशन देते हैं। उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा, फिर बीटा, गामा, डेल, इस तरीके से उनका सीक्वेंस बढ़ता रहता है। लेकिन हमें गामा तक तो जाना ही नहीं है, हमारा काम तो बीटा तक ही हो रहा है। जैसे कि इसको मैंने 0 पोजीशन दे दिया, उसके जस्ट वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन, फिर कौन सा होता है बीटा कार्बन। तो कॉमन सी बात है, अगर ये अल्फा पोजीशन है तो फिर ये भी अल्फा पोजीशन होगी, क्योंकि इस हेट्रो एटम से जितनी पोजीशन पर ये है उतनी पोजीशन पे ये है, जितनी पोजीशन पे ये बीटा है उतनी पोजीशन पे ये बीटा है। तो आप लोगों को ऐसा बोल सकता हूं कि जो 2 और 5 है वो तो हमारी कौन सी है, अल्फा पोजीशन, और जो अपनी 3 और 4 है वो हम लोगों की कौन है, बीटा पोजीशन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अटैक हम किसका करवा रहे हैं, अटैक हम इलेक्ट्रोफाइल का करवा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या, इलेक्ट्रोफाइल का ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अटैक हो रहा है, लेकिन अटैक मैं किस पर करवाऊं, 2 5 पोजीशन पर करवाऊं या फिर मैं 3 4 पोजीशन पर करवाऊं। एक बार फिर समझना, ये तो बहुत अच्छी बात है आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल 2 जगह पर तो अटैक नहीं कर सकता भाई, इलेक्ट्रोफाइल एक ही तो है। तो इलेक्ट्रोफाइल 2 और 5 पोजीशन पर अटैक करवाऊं या 3 और 4 पोजीशन पर अटैक करवाऊं। अगर मैंने 2 पोजीशन पर अटैक करवा दिया
तो आपका क्वेश्चन ये हुआ कि सर आपने 3 पोजीशन पर अटैक क्यों नहीं करवाया। ठीक है, ध्यान रखना 2 के साथ 5 भी काउंट हो रहा है, 3 के साथ 4 भी काउंट हो रहा है, इसलिए जहां पर मैं 2 बोल रहा हूं तो समझिए ना 5 की भी बात हो रही है, जहां पर मैं 3 बोल रहा हूं वहां पर 4 की भी बात हो रही है। तो सुनो, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल का 2 पोजीशन पर अटैक करवा दूं तो आपका क्वेश्चन ये होगा सर आपकी 3 से क्या दुश्मनी है। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, आपने 2 पर अटैक करवा दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 से आपकी क्या दुश्मनी है। और अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल का 3 पर अटैक करवा दूं तो फिर क्वेश्चन आपका ये होता है कि सर 2 से क्या दुश्मनी है आपको। तो देखो भैया, ना तो मेरी 2 से दुश्मनी और ना मेरी 3 से दुश्मनी है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। यहां पर डिपेंड करेगा कॉन्सेप्ट पर, जिसका कॉन्सेप्ट भारी होगा उसी पर अटैक होगा। तो एक काम करते हैं यार, हम 2 की भी सुनेंगे और हम 3 की भी सुनेंगे, ठीक है ना। इसलिए एक बार तो अटैक में स्थिति 2 पर करवा रहा हूं और एक बार अटैक में किस पर करवा रहा हूं, स्थिति 3 पर। ध्यान से समझो, एक बार तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्थिति 2 पर करवाता हूं और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, और एक बार इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्थिति 3 पर करवाता हूं और फिर उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। फिर जिसका पलटा भारी होगा इलेक्ट्रोफाइल उसी पर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो पहले तो मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्थिति 2 पर करवाऊंगा, फिर किस पर करवाऊंगा, स्थिति 3 पर। फिर उनका हम क्या करेंगे, एनालिसिस के इलेक्ट्रोफाइल को किस पर अटैक करना चाहिए। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो ना। तो एक काम करते हैं, हेडिंग डालेंगे, एक तो स्थिति 2 पर अटैक करवा उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा और एक बार स्थिति 3 पर अटैक करवाकर उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में फिर टॉपिक पर एनालिसिस करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पर अटैक करना चाहिए, स्थिति 2 पर अटैक करना चाहिए या फिर स्थिति 3 पर अटैक करना चाहिए। चलो तो देखो, फिर इस पूरे को मिटा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो मुझे इस पूरी बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। देखो अब स्थिति 2 पर आक्रमण, स्थिति 2 पर आक्रमण मतलब पोजीशन 2 पर कौन कर रहा है अटैक, कौन कर रहा है अटैक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो करवा दो भाई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। ये लो, ये आपका कौन रहा, जेड, हेट्रोएटम कोई सा भी हो सकता है प्रोल्फ्यूरिन थायोफिल में, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोफाइल का मैं इस पर क्या करवा रहा हूं, अटैक। कौन सी पोजीशन पर करवा रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल की दूसरी पोजीशन पर अटैक करवा हूं, यहां पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो सुनो मेरी बात, कि अगर इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर पहुंचा दूं तो आप लोगों को पता है कि इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां पर पहुंचाते ही इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अरे सही है ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन के पास आ जाएंगे तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी स्थिति पर अटैक कर लेगा, स्थिति 2 पर, ठीक है। अगर इसके पास आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये वाला, ठीक है ना। और फिर पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, यहां पर, और इसके पॉजिटिव को फिर कौन खत्म करेगा, ये, ठीक है ना। इस तरीका से इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है ना। पूरे का प्रोसेस ये रहेगा। तो मैं आप लोगों के लिए समझाना चालू कर देता हूं, देखते चलो। एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है ना, उसके बाद इस पर पूरे पर मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक। दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है ना, उसके बाद उस पर एनालिसिस करेंगे। ये लो H और ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। अब इस वाले को मैं यहां पर पहुंचा देता हूं, ठीक है ना। इस वाले को यहां पर पहुंचाते ही कंडीशन आप लोगों की ये हो जाएगी, ये हो गया Z, ठीक, ये होगा आपका H और ये हो गया आप लोगों का E। ये मैंने यहां पर पहुंचा दिया, यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहां पर पहुंचा देता हूं, ठीक है। तो कंडीशन आप लोगों की कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहां पर लिख दिया मैंने किसको, Z को, यहां पर H को, यहां पर E को, ठीक है ना। ये इस पर अटैक कर लेगा, यहां पर कौन सा चार्ज है आप लोगों को, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों का लास्ट स्टेप में -H+ आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और आप लोगों की किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, हेट्रोएटम वाले की, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा। ये लो, यहां पर लिख दिया E, ये बन गया प्रतिस्थापी उत्पाद, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है ना, अधिक स्थायी, मतलब मोर स्टेबल, ठीक। ये बात तो किसकी हुई है, हमारी स्थिति 2 पर हमने अटैक करवा दिया। अब हम स्थिति किस पर अटैक करवाएंगे, अब हम करवाएंगे स्थिति 3 पर अटैक। तो यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, स्थिति 3 पर आक्रमण, ठीक है ना। पोजीशन 3 पर कौन होगा, हम लोगों का अटैक होगा। तो चलो करवा देते हैं इसको भी, स्थिति 3 पर आक्रमण। ये लो,
ये लिख दिया आपका जेड, ठीक है ना। ये लो, इसको यहां पर ले जाता हूं, इसको यहां से तोड़ता हूं तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल इस पर आराम से अटैक कर लेगा, ठीक है। तो पोजीशन आप लोगों की ये हो जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीका से बनेगी। ये लिख दिया मैंने किसको, जेड को, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया, ये बॉन्ड पहले से ही है, यहाँ पर एच और यहाँ पर आप लोगों का कौन रहा, इलेक्ट्रोफाइल रहा, ठीक है ना। और इस जेड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगी, देख लो इसको भी। जेड लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर एच लिख दिया और यहाँ पर ई लिख दिया, ठीक है ना। ये यहाँ पर चला जाएगा और इसका ये पॉजिटिव आप लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बना लेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट माइनस एच प्लस, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका जेड, यहाँ पर एच और यहाँ पर कौन अटैक कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और ये होगा आपका प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, मतलब प्रतिस्थापी उत्पाद। और ये होगा कम स्थायी, मतलब लेस स्टेबल, ठीक। अब देखो इसको पूरी को समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो इधर देखिए, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा फोकस आप लोग बोर्ड पर रखना। अभी पूरी स्टोरी को क्लियर कर देता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल को स्थिति 2 पर अटैक करना चाहिए या इलेक्ट्रोफाइल को स्थिति 3 पर अटैक करना चाहिए। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले हम स्थिति 2 पर अटैक करवा रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपकी फिर वही पिरोल की हो सकती है, फ्यूरेन की हो सकती है, थायोफिन की हो सकती है, मतलब 5 मेंबर में आप लोगों की किसी की भी हो सकती है, ठीक है ना। जेड कौन है, ग्रुप है आप लोगों का, ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ठीक है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, अटैक मुझे किसका करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो एक बात बताओ यार, इलेक्ट्रोफाइल तभी तो अटैक करेगा जब कार्बन के पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो एक काम करते हैं, इस पर मैं कौन सा चार्ज, कार्बन पर कौन सा, अगर इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। एक बार फिर से बता देता हूं भाई, इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, अर्थात कार्ब एनायन होगा, तभी जाके आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो हम लोगों को कैसे भी कंडीशन में कार्बन पर कौन सा चार्ज लेके आना है, नेगेटिव चार्ज माइनस चार्ज लेके आना है। तो देखो सुनो, अगर इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं तो आपको पता है इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन के पास में चले जाते हैं तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यही आपकी कौन सी पोजीशन है, दूसरी पोजीशन। भाई पहली पोजीशन तो ये है, इसी को तो यही तो आपकी दूसरी पोजीशन है। तो जैसे ही कार्बन पर यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो आप लोगों का इस पोजीशन पर कौन अटैक कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर लिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या अगर इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। अरे यार एक बात बताओ, अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन के पास आ गए तो इस कार्बन पर तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन पॉजिटिव फिर किस कार्बन पर आ जाएगा, इस कार्बन पर। तो इस कार्बन के पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड फिर कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर, ठीक है। ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। लेकिन फिर पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा आप लोगों को, यहां पर। तो अब देखो आप लोग, देखो ये तो आपका, क्योंकि आपको पता है इस पोजीशन पर हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ पहले से, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो हाइड्रोजन को मैंने आपको, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने इसलिए खोल के लिख दिया, ठीक है ना। इस पोजीशन पर आपको होता, देखो कार्बन 3 वैलेंसी कर रहा है, यहां पर देखो 1 2 3 और चौथी वैलेंसी कौन कर रहा था, वो हाइड्रोजन एटम कर रहा था, ठीक है ना। तो देखो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम तो प्रोल की रिंग, फ्यूरेन या थायोफिन जिसकी भी रिंग उसमें पहले से प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रोफाइल ने वहां पर अटैक कर लिया, ठीक है। अब आपको होता है इस वाले बॉन्ड यहां पर पॉजिटिव आया, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए, यहां पर शिफ्ट हो गए। तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया आप लोगों का, फिर पॉजिटिव चार्ज आपको पता कहां पर आया आप लोगों का, यहां पर आया, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज कहां पर आया, यहां पर। अब आपको पता है इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये हेटेरो एटम का जो लोन पेयर है ना, वो खत्म करेगा। एक बार फिर से समझना, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि इस कार्बन पर मुझे नेगेटिव चार्ज लेके आना है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर मैंने इस कार्बन पर शिफ्ट कर दिए तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर अटैक किसने कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल ने। फिर पॉजिटिव चार्ज किसके पास आ गया, इस कार्बन के पास। अब इस कार्बन के पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, तो फिर पॉजिटिव कहां पर आएगा आप लोगों को, यहां पर। और इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, हेटेरो एटम के पास जो लोन पेयर है, ठीक है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन कहां पर पहुंचा देगा, यहां पर। तो देखो इस ये वाला बॉन्ड तो यहां पर शिफ्ट हो गया, ये रहा, ठीक है ना।
ये जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर शिफ्ट हो गए आप लोगों के यहाँ पर, ये रहे। तो कॉमन सी बात है, अगर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो हेटेरो एटम पर पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा। ये तो उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी आप लोग देख चुके हो, ठीक है ना। इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। अब सुनो अगले स्टेप में क्या होगा आप लोगों का, क्या भाई हेटेरो एटम पर पॉजिटिव आ रहा है, हेटेरो एटम अपने पॉजिटिव को खत्म करना चाहेगा तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा, क्योंकि इधर तो सिग्मा बॉन्ड है, इधर पाई बॉन्ड है, तो कॉमन सी बात है वो पाई को ही तोड़ेंगे, क्योंकि पाई एक वीक बॉन्ड होता है। जैसे ही यहां से इसको तोड़ता है तो अपने पॉजिटिव को तो खत्म कर लेगा, लेकिन फिर पॉजिटिव किसके पास है, अरे सही है ना, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे तो ये तो अपने पॉजिटिव खत्म कर लेगा, लेकिन फिर पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा आप लोगों को यहां पर। अब इस पॉजिटिव को कौन खत्म कर देगा, ये खत्म कर देंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड यहां पर जनरेट हो जाएगा, लेकिन अब पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा आप लोगों को यहां पर। अब पॉजिटिव कहां पर आ गया आप लोगों को यहां पर। अब आप लोगों को पता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम हटता है और उसकी जगह पर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो जो हाइड्रोजन एटम यहां से हटेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो जिस बॉन्ड से आप लोगों का हाइड्रोजन जुड़ा है ना, वो वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर। तो देखो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और यहां पर कौन सा बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड आप लोगों का जनरेट हो जाएगा और H प्लस के रूप में आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। प्लस के रूप में निकलेगा क्योंकि कार्बन की विद्युतता हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखो भैया सुनो, यहां पर नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रोफाइल ने उस पर क्या कर लिया, अटैक कर लिया नेगेटिव पर। पॉजिटिव यहां पर आया, इसके पॉजिटिव को किसने खत्म कर दिया, इसने। तो फिर पॉजिटिव कहां पर आया, यहां पर। इसके पॉजिटिव को किसने खत्म कर दिया, इसने। तो अब पॉजिटिव किस पर आ गए, इस पर आ गए। अब अपने पॉजिटिव को हेटेरो एटम में खत्म करना चाहेगा, ये जैसे ही यहां पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेगा हेटेरो एटम, तो फिर पॉजिटिव आप लोगों को कहां पर आएगा, यहां पर। ये इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये खत्म कर देगा, तो पॉजिटिव कहां पर आ गया, यहां पर। अब इस पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा। भाई आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो पढ़ रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करता है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन एटम हटता है। तो इस पोजीशन में ये वाला बॉन्ड है ना, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका भी पॉजिटिव खत्म हो गया और हाइड्रोजन प्लस के रूप में आप लोगों को बाहर निकल गया। ये माइनस का मतलब समझे, मतलब ये ग्रुप H प्लस के रूप में बाहर निकल गया यहां से आप लोगों के। और हमारा जो प्रोडक्ट बना वो कौन सा बना, प्रतिस्थापी मतलब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और ये होगा आपका मोर स्टेबल मतलब अधिक स्थायी। बात आप लोग समझ में आ गई। अब वो अधिक स्थायी क्यों है, इसको फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, ठीक है ना, क्योंकि मैं तीसरी पोजीशन को समझा देता हूं, फिर एनालिसिस करेंगे कि भाई वो अधिक स्थायी क्यों है, ये कम स्थायी क्यों है। वैसे समझने वाले तो समझ गए होंगे, समझने वाले समझ गए होंगे वो अधिक स्थायी क्यों है, कम स्थायी क्यों है। और समझने वाले तो ये भी समझ गए कि इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, 2 पर करेगा या 3 पर करेगा। देखो यही तो होता कॉन्सेप्ट, जिनके कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लिक कर रहा है वो तो समझ गया कि इसको स्टेबल क्यों बोला है, इसको अनस्टेबल क्यों बोला है, और उनको यह भी पता लग गया कि अटैक अब किस पर होगा, इलेक्ट्रोफाइल का स्थिति 2 पर अटैक होगा या स्थिति 3 पर अटैक होगा। बस जो चीज समझ समझ के चल ले वो लगा लिया उन्होंने दिमाग, ठीक है। जो नहीं समझे उनको अब मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, सब्स्टिट्यूशन। अरे सब्स्टिट्यूशन ही तो बता, हाइड्रोजन हटा उसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो गए, ठीक। अब स्थिति 3 पर अटैक करवाते हैं ये लोग, स्थिति 3 पर आक्रमण। तो स्थिति 3 पर आक्रमण करवा रहे हैं तो कॉमन सी बात है स्थिति 3 पर नेगेटिव लाना है, नेगेटिव लाएंगे तभी तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो देखो ये पाई बॉन्ड है आपके, ठीक है ना, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर शिफ्ट कर दूंगा तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कॉमन सी बात, अरे भाई पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास शिफ्ट कर दिए तो इसके पास नेगेटिव आ गया, और आपको पता है इस नेगेटिव पर आराम से आपका कौन अटैक कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और ये पोजीशन आपकी कौन सी है, तीसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन है 1, 2 और 3। तीसरी पोजीशन पर आपका कितना अटैक कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर लिया, ठीक है ना। अब देखो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आ गए तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसके पॉजिटिव को कौन खत्म कर देगा, हेटेरो एटम खत्म कर देगा, अर्थात अपना लोन पेयर कहां पर पहुंचा देगा, यहां पर। तो देखो यहां पर तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन हेटेरो एटम पर आप लोगों को ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है हेटेरो एटम अपने पॉजिटिव को खत्म करना चाहेगा तो हेटेरो एटम अपने पॉजिटिव को खत्म कर देगा यहां पर। तो देखो अपना पॉजिटिव तो खत्म हो गया, लेकिन अब पॉजिटिव कहां पर आ जाएगा आप लोगों को, यहां पर। और इसके फिर पॉजिटिव को कौन खत्म कर देगा, हाइड्रोजन एटम खत्म कर देगा। अर्थात ये वाला बॉन्ड है जिससे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, ये बॉन्ड यहां से टूटता है, ब्रेक होता है, और ये वाले बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। तो यहां पर ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और वो हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कॉमन सी बात है हमारा प्रोडक्ट भी कौन सा मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन उत्पाद मिलेगा, और ये स्ट्रक्चर होगी आपकी कम स्थायी मतलब लेस स्टेबल। चलो ठीक है, अब इनका एनालिसिस करते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्थिति 2 पर भी करवा लिया और आप लोगों ने अटैक इलेक्ट्रोफाइल का स्थिति 3 पर भी करवा लिया। एक बात बताओ यार, इससे पहले आप खूब पढ़ के आए हो
कि जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो उतना ही ज्यादा कौन होता है, स्टेबल, और जो जितना स्टेबल होता है उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो भी उतना ही स्टेबल होता है। तो समझ गए होंगे यार कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो अटैक किस पर करता है, स्थिति 2 पर। क्यों? क्योंकि जब स्थिति 2 पर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 3, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 3। लेकिन जब हमने स्थिति 3 पर अटैक करवाया, देखो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल का स्थिति 2 पर अटैक करवाया तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रोफाइल का स्थिति 3 पर अटैक करवाया तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हम जानते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ज्यादा एनर्जी निकलेगी भाई, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी निकलेगी। एनर्जी कौन सी निकलेगी, रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा। और रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रेजोनेंस एनर्जी का मान ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, और यहां पर रेजोनेंस एनर्जी का मान कम होगा क्योंकि कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। तो कॉमन सी बात है, जहां पर रेजोनेंस एनर्जी का मान ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। और यहां जहां पर रेजोनेंस एनर्जी का मान कम है वो कम स्टेबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पिरोल फ्यूरेन और थायोफिन में कौन सी पोजीशन पर अटैक करता है, स्थिति 2 पर। मेरी बात आप लोग समझ में आई, स्थिति 2 पर अटैक क्यों कर रहा है, ये पूरा आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट रहा, ये पूरा आप लोगों के लिए रीजन रहा कि वो स्थिति 2 पर कौन अटैक करता है, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कौन सी पोजीशन पर अटैक करता है, स्थिति 2 पर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, एक बार फिर से बता देता हूं कि जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल का स्थिति 2 पर अटैक करवाया तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कौन सी, रेजोनेंस एनर्जी। और जब आप स्थिति, ये कौन है, स्थिति 2 पर अटैक करवाए ना, जब आप लोग स्थिति 2 पर अटैक करवाते हो तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 3। और जब आप स्थिति 3 पर अटैक करवाते हो तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर रेजोनेंस एनर्जी का मान ज्यादा होगा, यहां पर रेजोनेंस एनर्जी का मान कम होगा, कम। रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है, इसलिए ये अधिक स्थायी होगा। और इसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान कम है तो कॉमन सी बात है कम स्थायी होगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, पिरोल फ्यूरेन और थायोफिन में कौन सी पोजीशन पर अटैक करता है, स्थिति 2 पर, क्योंकि स्थिति 2 पर जब अटैक करवाते हैं तो वो पोजीशन ज्यादा स्टेबल होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब कुछ स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन का सब बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन सर अगर स्थिति 2 कंप्लीट रूप से भरी हुई है, मतलब दोनों अल्फा पोजीशन पर पहले से ही कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिर रिएक्शन फिर किस पे होगी, स्थिति 3 पर। जैसे कि सपोज करो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं, ये लो, ठीक है ना। सपोज करो यहां पर आपका कोई हेटेरोएटम, मतलब पिरोल फ्यूरेन थायोफिन कुछ भी हो सकता है, और यहां पर सपोज करो पहले से ही ग्रुप जुड़े हुए हैं, पहले से ही आप लोगों को ग्रुप जुड़े हुए हैं, और जैसे कि आप लोग यहां पर Cl2 की रिएक्शन करवाते हो, तो अब आपको पता है कि स्थिति 2 पर तो अटैक हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर तो पहले से ही ग्रुप जुड़े हैं। तो इस कंडीशन में फिर अटैक किस पे होगा, स्थिति 3 पर, क्योंकि स्थिति 3 आप लोगों की खाली पड़ी हुई है। ध्यान में रखना, अगर स्थिति खाली पड़ी है तो अटैक किसको होगा, स्थिति 2 पर। और स्थिति 2 पर पहले से ग्रुप जुड़े हुए हैं और फिर अटैक हो रहा है, तो फिर कॉमन सी बात है स्थिति 2 पर क्यों अटैक होगा, क्योंकि वहां पर तो पहले से अटैक हो रहा है। तो फिर उस कंडीशन में किस पर अटैक होगा, स्थिति 3 पर, क्योंकि स्थिति 3 पर आप लोगों को पहले से जगह खाली है। और अगर सब कुछ भरा पड़ा है स्थिति 2, 3 सब, तो कॉमन सी बात है नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि जगह खाली नहीं है, रिएक्शन होगी कहां से, कार्बन की 5 वैलेंसी थ्रो कर दोगे आप लोग कि भाई यहां पर एक ग्रुप और जोड़ के कार्बन की 5 वैलेंसी कर दी। ऐसा तो तुम में कोई कलाकार है नहीं है, ठीक है ना, जो ऐसा कर देगा ना कि कार्बन की 5 वैलेंसी कर दी, ध्यान में रखना उसको उसी दिन नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, 100% नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, ठीक है ना। आप करके तो देखो स्थिति कार्बन की 5 पोजीशन करके तो देखो, कार्बन की 5 वैलेंसी जिसने कर दी ना उसको नोबेल प्राइज दे देगा, अमेरिका वाले खुश होकर देंगे कि तू दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, ये ले नोबेल पुरस्कार। आगे बात समझ में, ठीक है। लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा कि कार्बन की 5 वैलेंसी, और आपको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो टेंशन मत लो, आपको किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो देखो पहले तो एक बात बताऊं, स्थिति 2 आप लोगों को समझ में आ गई और स्थिति आप लोगों को 3 समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है नहीं है भैया। अब पिरोल हुआ, फ्यूरेन हुआ, थायोफिन हुआ, इनमें जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, स्थिति 2 पर अटैक करेगा, ठीक है। अगर स्थिति 2 भरी हुई है तो फिर अटैक किस पे होगा, स्थिति 3 पर। लेकिन पहली प्रायोरिटी में स्थिति कौन से पे अटैक होगा, स्थिति 2 पर। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने
वैसे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त ही आप लोगों को तस्वीर क्लियर हो गई कि क्या केमिस्ट्री होने वाली है इसकी, ठीक है ना। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। आगे नंबर मेरी बात आप लोग समझ में, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक प्रोल, फ्यूरेन और थायोफिन में किस पर होगा, स्थिति 2 पर, ठीक है। तो आज की क्लास तो मैं यहीं तक रखूंगा, ठीक है ना। आपके लिए कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी था कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक स्थिति 2 पर ही क्यों होता है, स्थिति 3 पर क्यों नहीं होता, रीजन आप लोगों के सामने लिख दिया, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जितने भी आप लोगों के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उनकी पूरी बेसिक केमिस्ट्री क्लियर हो गई और अब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंडों में इंटर होना चालू होते हैं। पहले डिस्कशन किसका होगा, प्रोल का, फिर फ्यूरेन का, फिर थायोपिन का, लास्ट में डिस्कशन किसका करेंगे, पिरिडीन का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। जितने भी ऊपर की जो उसकी बेसिक केमिस्ट्री है वो पूरी केमिस्ट्री हमने अच्छे से क्लियर कर ली। अब उनके पर्सनल टॉपिक में इंटर होना चालू होते हैं। पहले कौन चलेगा, प्रोल जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर कौन चलेगा, फ्यूरेन, फिर कौन चलेगा, थायोपिन, फिर कौन चलेगा, पिरिडीन। और कुछ नहीं है, बनाने की विधि, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो क्वेश्चन पूछता भी नहीं, वो तो नॉर्मल तरीका नोट्स में लिखा रखी, आप पढ़ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेन चीज तो एक तो इसकी बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और एक इसकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, और एक इसकी लास्ट में एरोमेटिसिटी भी, मतलब एरोमेटिसिटी और स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करनी है। मतलब प्रत्येक के अंदर हमें क्या पढ़नी है, एक तो बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक उसकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, और एक उसकी स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी। क्वेश्चन हमारा यहां से बनता है, ठीक है ना। इन चीजों से अपना पूरा क्वेश्चन बनता है। अब तक की जितनी भी केमिस्ट्री आपको पेपर उठा के देख रहे हैं, यहाँ पर घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, स्थिति 2 पर अटैक क्यों करता है, स्थिति 3 पर अटैक क्यों नहीं करता, वो सभी तरीका से घूमता है। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हमारी तरफ से, तो वो किसी भी तरीका से क्वेश्चन पूछ, भाई हमें इस चीज से क्या फर्क पड़ता है, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारी तरफ से तो वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ, हमें क्या फर्क है पड़ता है इस चीज का, ठीक है ना। तो आप लोग यहां तक पूरी क्लासों को कर लेना। अगले लेक्चर में जो हम डिस्कशन करेंगे वो किसका डिस्कशन करेंगे, प्रोल का, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूं, प्रत्येक के अंदर जो मेन टॉपिक होगा वो उसके एक तो बनाने की विधि होगी, एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, और एक उसकी स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी, दोनों को कंबाइंड रूप से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जो कि आप लोग नोट्स में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिस्टमेटिक तरीका से एक एक चीज को बहुत बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन कर करके और लास्ट तक इस यूनिट को मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। आगे बात सही है, फिर अगले यूनिट में इंटर होंगे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं फिर, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपने ख्याल रखना।